हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि हम लोग आईईडी का चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ रहे थे, तो उसमें हम आज टॉपिक कवर अप करेंगे। उसका नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये बोलना चाहूँगी, जिन्होंने अभी तक बाकी के पार्ट्स नहीं देखे इससे पहले के, वो जाके बाकी के पार्ट्स देख लीजिए। बाकी ये पार्ट्स का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप उधर से भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना ये टॉपिक इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इट इम्प्लाइड टू थिंग्स. First one, decay of world famous traditional handicraft industry owing to discriminatory policies of the British government, and second one is bleak growth of modern industry owing to lack of investment opportunities. अब ब्रिटिश रूल के दौरान क्या था, मतलब सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। क्यों? क्योंकि ना मतलब डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी बेसिकली, जैसा मैंने आपको बताया था। और कुछ ये भी था कि मतलब जो इंडिया था ना, उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत बेकार हो चुका था। क्यों? क्योंकि इसलिए ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो रॉ मटेरियल होता था वो ब्रिटेन में और बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ से फिनिश गुड्स मंगाते थे इंडिया में, जिस वजह से इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी हद तक बेकार हो चुका था। ठीक है, और इसमें ना कुछ दो चीज़ें हुई थी। एक हुआ था हैंडीक्राफ्ट जो थे इंडिया के, उनको डिके किया गया था, मतलब वो ख़त्म होते जा रहे थे। और एक था जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी, उसकी ग्रोथ रुकती जा रही थी। ठीक है। ब्लीक मतलब बेसिकली क्या होता है? ब्लीक मतलब होता है नोशनल। नोशनल मीन्स काल्पनिक, इमेजिनेशन, इमेजिनेटरी। ओके, तो चलिए अब हम इसका फर्स्ट पॉइंट डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Prior to the British rule, handicraft in India enjoyed the worldwide reputation of excellence and quality. But the British Raj contributed to their decay. It was owing to discriminatory economic and political policies pursued by the British government. Following points may be noted in this regards. अब इसमें क्या था, ब्रिटिश रूल से पहले तो जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था ना, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था उसकी क्वालिटी और उसकी अच्छी बनावट वगैरह की वजह से। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने अपना राज करना शुरू किया, तो जो हैंडीक्राफ्ट था ना इंडिया का, वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था, उसकी कोई सेल नहीं बची थी। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा था? डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ की वजह से। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ क्या थी? जो मतलब इंडिया का रॉ मटेरियल था वो फॉरेन जाएगा, वहाँ से फिनिश गुड्स बन के आएगा। और कुछ ये था, एक्सपोर्ट जो था वो ड्यूटी फ्री था। ठीक है, और इम्पोर्ट, ठीक है ना, मतलब क्या था, जो एक्सपोर्ट था ना उस पर तो काफ़ी हैवी ड्यूटी थी, जिस वजह से क्या था, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो फॉरेन में बहुत महंगा था, जिस वजह से उधर लोग कम खरीदते थे। और इंडिया में क्या था, इम्पोर्ट जो था वो काफ़ी सस्ता था, जिस वजह से क्या होता था, जो इंडियन लोग थे ना, मतलब जो इंडियन मार्केट्स में जो लोग परचेज करने जाते थे सामान, डेकोरेशन वगैरह का, और वो सारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को इग्नोर करके बाकी सामान खरीदते थे जो बाहर से आता था, क्योंकि वो उन्हें सस्ता पड़ता था। ठीक है, अब इसी में आगे कुछ और पॉइंट्स है कि कैसे हैंडीक्राफ्ट्स का डिके हुआ था, वो हम पढ़ते हैं। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि जो मतलब ब्रिटिश इंडिया में जब आए थे, तो उन्होंने कुछ अलग अलग टैक्स पॉलिसी कर दी थी जो कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी थी। तो चलिए अब हम उसे पढ़ते हैं। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया कोइंसाइडेड with industrial revolution in Britain. The British found India as the best source of raw material as well as the best market for their industrial products. Accordingly, a discriminatory tariff policy was pursued. It allowed tariff-free export of raw material from India and tariff-free import of British industrial products into India. But at the same time, heavy duty was placed on the export of Indian handicrafts products. As a consequence, while the British products started gaining the Indian markets, the Indian handicraft products started losing their domestic as well as foreign market. Decay of handicrafts was the end result. तो इसमें वो ये कह रहा है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे ना, तो मतलब वो उन्होंने क्या फाउंड किया, उन्होंने ये ध्यान दिया कि जो इंडिया है वो रॉ मटेरियल का बहुत अच्छा बेस्ट सोर्स है, और तो और उनके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट मार्केट भी है। मतलब जो ब्रिटिश फिनिश गुड्स है ना, जो ब्रिटेन में बनते थे फिनिश गुड्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, उनके लिए बेस्ट मार्केट है इंडिया।
तो उन्होंने ऐसे भी क्या किया, उन्होंने एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जिसमें था जो इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाएगा ब्रिटेन के लिए उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, और जो ब्रिटेन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इंडिया में इंपोर्ट होंगे उस पर भी कोई टैक्स नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसी टाइम पे एक और चीज़ उन्होंने की, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते थे ना उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था। अब इससे क्या हो रहा था कि जो मतलब वो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था ना उसकी मार्केट बहुत कम हो गई थी, मार्केट ख़त्म होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने लगा था, इसलिए कोई ख़रीदता नहीं था। और जो इंडियंस थे ना अपना हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती थी। और रॉ मटेरियल इंडिया से फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा था, कोई टैक्स नहीं लग रहा था, तो वो अच्छे से ब्रिटेन में जा रहा था, ब्रिटेन में फिनिश गुड्स बन रहा था उससे, और वो इंडिया में इंपोर्ट किया जा रहा था। तो जो इंडिया थी वो फिनिश गुड्स की मार्केट बनती जा रही थी और वो इम्पोर्टर बनती जा रही थी फिनिश गुड्स की। ठीक है, और ऐसे में ही क्या हुआ, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स है ना उन्होंने ना इंडियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना शुरू कर दिया। ठीक है, और जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे ना वो अपनी मार्केट खोदते जा रहे थे इंडिया के अंदर भी और फॉरेन के अंदर भी, जिससे क्या हो रहा था जो हैंडीक्राफ्ट था ना वो ख़त्म होता जा रहा था इंडिया का। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। ठीक है, इसमें था प्रायर टू द ब्रिटिश रूल नवाब्स, राजास, प्रिंस एंड एम्पायरर्स रूल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दे यूज पैट्रोनाइज द handicrafts because of which the Indian handicraft industry had acquired international reputation. The beginning of British rule implied the end of princely courts. Consequently, the handicraft started decaying. अब अंग्रेज़ों के आने से पहले क्या था, जो हमारा इंडिया था ना उसमें काफ़ी सारे नवाब, राजा, प्रिंस और जो एम्पायर्स थे वो रूल करते थे हमारे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में। ठीक है, और वो क्या करते थे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को पैट्रोनाइज करते थे। ठीक है, पैट्रोनाइज बेसिकली मतलब क्या होता है, संरक्षण। ठीक है, जिसमें से क्या होता था जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो थे ना उनकी जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट की जो इंडस्ट्री थी ना उनकी रेपुटेशन इंटरनेशनल लेवल पे थी, बहुत ज़्यादा रेपुटेशन थी। ठीक है, बट जब अंग्रेज़ों का शासन स्टार्ट हुआ इंडिया में तो उससे क्या हुआ, जो प्रिंसली कोर्ट्स थे वो ख़त्म हो गए, और तो और जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स था वो डिके होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो थे उनका कंपटीशन था मशीन मेड प्रोडक्ट्स से, यानी कि फिनिश गुड्स से, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स से जो कि ब्रिटेन से इंपोर्ट किए जा रहे थे, उनसे अब इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का कंपटीशन था। तो चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं। मशीन मेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन वर लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स एंड गेव अ स्टिफ कंपटीशन टू दी Indian handicrafts products. Also, machine-made products out-excelled Indian handicraft products in precision and quality. Competition forced the Indian craftsmen to shut down their enterprises. जो मतलब मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे ब्रिटेन से वो बहुत ही कम कॉस्ट के थे और इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को टक्कर का कंपटीशन दे रहे थे। ठीक है, हाँ वो सस्ते तो थे, क्यों थे, क्योंकि वो इम्पोर्ट जो थी उनकी उन पर कोई ड्यूटी नहीं थी। अगर उन पर कोई टैक्स लगता तो वो उतने ही महंगे होते रहते, लेकिन उन पर कोई टैक्स नहीं था। ठीक है, और जो ब्रिटिशर्स थे उनको ब्रिटेन में रॉ मटेरियल भी चीप उसमें मिल रहा था। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट की भी कोई ड्यूटी नहीं थी। ठीक है ना, तो जिस वजह से क्या था, जो ब्रिटेन से आए हुए मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे वो काफ़ी सस्ते में पड़ रहे थे और इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स महंगे में। तो इससे क्या हो रहा था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का कॉम्पिटिशन जो था ब्रिटेन से वो काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा था, जिसमें कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो डाउन होता जा रहा था। ठीक है, और जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट से ज़्यादा आउट एक्सेल्ड थे, उनकी क्वालिटी में भी और प्रिसीशन में भी। और जो कंपटीशन था वो इंडियन क्राफ्ट्समैन को फोर्स कर रहा था कि वो अपनी एंटरप्राइजेस बंद कर दे। क्यों? क्योंकि अब आप खुद सोचिए, अगर आपका कोई बिजनेस है सेलिंग का, आपका कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं और वो मार्केट में नहीं बिक पा रहा, तो आपको मजबूरन अपनी एंटरप्राइज बंद ही करनी पड़ेगी ना। तो ऐसे इंडियन क्राफ्ट्समैन के साथ हो रहा था, उनका हैंडीक्राफ्ट बिक नहीं पा रहा था, उनके पास अपनी एंटरप्राइज चलाने के लिए पैसा आ नहीं रहा था, जिस वजह से उन्हें अपनी एंटरप्राइजेस बंद करनी पड़ रही थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। इससे
जो ब्रिटेन से आए हुए प्रोडक्ट्स थे उससे क्या हो रहा था, डिमांड जो थी ना मार्केट में उसका कुछ अलग ही पैटर्न देखने को मिल रहा था। इसे हम पढ़ते हैं, owing to the impact of British culture, a new class emerged in India which was keen to adopt the Western lifestyle. This changed the pattern of demand against the Indian products and in favor of the British products. In the process, the Indian industry tended to perish or furnish. इसमें क्या था, जो ब्रिटिश कल्चर इंडिया में आ रहा था उससे क्या हो रहा था कि ना एक वेस्टर्न कल्चर बनता जा रहा था, लोगों में वेस्टर्न लाइफस्टाइल जीने की जागरूकता उत्पन्न हो रही थी, इच्छा उत्पन्न हो रही थी उनके मन में वेस्टर्न लाइफस्टाइल को जीने के लिए। जिस वजह से क्या हो रहा था, जो लोगों की डिमांड थी ना वो चेंज होती जा रही थी, वो इंडियन प्रोडक्ट्स से ज़्यादा ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की तरफ खींचे चले जा रहे थे। ठीक है, और इस प्रोसेस में क्या हो रहा था, जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी ना वो फिनिश होती जा रही थी, पैरिश होती जा रही थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। फिर क्या हुआ उसके बाद ये हुआ कि इंडिया में रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ, रेलवेज लाई गई इंडिया में। ठीक है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज साइज ऑफ द मार्केट फॉर द लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट्स tended to expand while it started shrinking for the high cost Indian products. This hastened or quickened the process of decay of the Indian handicrafts. अब रेलवेज के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की जो मार्केट थी ना वो बढ़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, रेलवेज के थ्रू इंडिया के कोने कोने में अपना सामान पहुंचा रहे थे बेचने के लिए, जिस वजह से ब्रिटिशर्स का जो प्रोडक्ट था, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, वो ज़्यादा बिक रहा था और जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे ना वो कम बिक रहे थे। क्यों? क्योंकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहे थे। ठीक है, इससे क्या हो रहा था, जो मतलब जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का जो डिके हो रहा था ना वो प्रोसेस बहुत ही जल्दी जल्दी होने लगा, बहुत ही जल्दी जल्दी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स ख़त्म होने लगे। इसके बाद वो कह रहा है, ब्रीफली द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वर्टेड अ इंडियन इकोनॉमी इनटू अ कॉलोनियल मार्केट फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स, implying exploitation of the Indian market as a source of raw material for the British industry and a destination of demand for the British products. In the process, handicraft industry in India was finally perished. ये मतलब वही है जो हमने अभी पॉइंट्स पढ़े, उनका ब्रीफ समरी है कि मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडियन इकोनॉमी में आई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को कॉलोनियल मार्केट में कन्वर्ट कर दिया ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, जिससे क्या हो रहा था, जो इंडियन मार्केट थी ना वो एक्सप्लॉइट होती जा रही थी, वो बहुत ख़त्म होती जा रही थी। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे ना वो मतलब उन्होंने क्या कर दिया था, इंडियन मार्केट को वो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया था ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए, और तो और ब्रिटिश प्रोडक्ट की डिमांड का एक डेस्टिनेशन बना दिया था, जिस वजह से क्या हो रहा था, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट की जो इंडस्ट्रीज थी ना वो इंडिया में बहुत ही ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ठीक है, इसके बाद है, अभी हमने पढ़ा था ये डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, अब है ब्लीक और नोशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ठीक है, अब इसको हम पढ़ते हैं, अंडर द ब्रिटिश राज मॉडर्न इंडस्ट्री सो ओनली अ ब्लीक ग्रोथ, इट वाज ओनली इन सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी दैट द मॉडर्न इंडस्ट्री शोड इट्स इमर्जेंस। मतलब ये था जब अंग्रेजों का शासन आए ना मॉडर्न, उसमें क्या था, जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी ना उसमें बस ब्लीक ग्रोथ थी, इमेजिनरी ग्रोथ थी कि हम खुद से कल्पना कर सकते हैं कि इतनी सी ग्रोथ थी, क्योंकि उसमें ग्रोथ हो ही नहीं रही थी। और ये सिर्फ कब था, जो मतलब सेकेंड हाफ था ना 19th सेंचुरी का, मतलब 1850 से बाद का जो था उसकी बात है ये। ठीक है, और जिसमें क्या था कि जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी ना वो अपना इमर्जेंस शो किया था उसने। ठीक है, इसमें आगे वो कह रहा है, 3 ऑब्जर्वेशंस नीड टू बी नोटेड इन दिस रिगार्ड। अब उसने कहा है कि ना हमें इसमें कुछ 3 ऑब्जर्वेशंस है वो ना हमें ना नोट करनी पड़ेगी इसी से रिलेटेड। तो चलिए अब हम इन 3 ऑब्जर्वेशंस को भी पढ़ते हैं, जिसमें पहली है, सम इंडस्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, दीज इंक्लूडेड आयरन एंड स्टील। Tata Iron and Steel Company was founded in 1907. Sugar, cement and paper industries. These were established in the wake of a worldwide scarcity of industrial good because of World War I and II. इसमें वो कह रहा है कि ना प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो थे उन्होंने ना कुछ इंडस्ट्री सेटअप की, जिसमें इंक्लूड थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो उसका नाम था टेस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, जो कि 1907 में फाउंड की गई थी
और बनाई गई थी शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है। और जब ये एस्टेब्लिश हुई थी ना, तो वर्ल्ड वाइड स्कार्सिटी के वेक में एस्टेब्लिश हुई थी इंडस्ट्रियल गुड की। क्यों? बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2। इसका नेक्स्ट पॉइंट है द स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन was very limited and confined only to the areas which would enlarge the size of the market for the British products in India. These areas included railways, power generation, development of ports and the means of communication. ठीक है। अब जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस था ना, उसमें जो स्टेट पार्टिसिपेशन था वो बहुत ही लिमिटेड था, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं एरियाज में कन्फाइंड था जहाँ पे ज़्यादा साइज, मार्केट का जो साइज था ना ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के लिए, वो बहुत बड़ा था। इंडिया में ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के लिए जहाँ पे मार्केट साइज बड़ा था ना, वहीं उन्हीं एरियाज में था। और जो एरिया थे ना ये, वो उनमें क्या क्या इंक्लूड था? उसमें इंक्लूड था रेलवेज, पावर जनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स और जहाँ पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो। क्यों? इससे क्या होता था, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की जो मार्केट होती थी ना वो बड़ी होती थी, रेलवेज के थ्रू वो सामान जल्दी इधर से उधर पहुंचा पाते थे इंडिया में। पावर जनरेशन से क्या हो रहा था, उनका रेलवेज वगैरह चल रहा था। डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट से क्या हो रहा था, जो बाहर से सामान मंगाते थे ब्रिटेन से इंडिया में, वो आ पाता था इजीली। और जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे वो अच्छा होता था ना, तो और भी अच्छे से उनका सामान पहुंच पाता था इधर उधर, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है there was no capital goods industry worth the name. Capital goods industry produces goods like machines and industrial plants which are used for further industrialization. In the absence of this industry, industrialization in India remained lopsided. अब क्या था उस वक्त ना, कोई भी कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री ने अपना नाम नहीं कमाया था इंडिया में, क्योंकि ब्रिटेन से जो गुड्स आ रहे थे ना उनकी वजह से। और जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी ना, वो क्या प्रोड्यूस करती थी? मशीन्स हो गई, इंडस्ट्रियल प्लांट्स हो गए, जो कि और आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यूज़ में आता था, ठीक है। और इंडस्ट्रीज की एब्सेंस में क्या हो रहा था, जो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन था ना, वो लॉपसाइडेड का लॉपसाइडेड ही था, ठीक है, वो कहीं नहीं बढ़ रहा था। अब आगे वो कह रहा है ब्रीफली इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस रिवील्ड 4 कोर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंटिंग टू इट्स बैकवर्डनेस एंड लिमिटेड ग्रोथ। अब ये ना जो अब तक हमने पढ़ा उसका एक ब्रीफ समरी है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उसने ना 4 कोर कैरेक्टरिस्टिक्स को रिवील किया जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की बैकवर्डनेस और लिमिटेड ग्रोथ को पॉइंट करे थे। इसमें पहला पॉइंट था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट वाज लार्जली ओइंग टू द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या था, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी ना उस टाइम पे, वो डिस्ट्रॉय होती जा रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। और ऐसा किस लिए हो रहा था? क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा रखी थी। रॉ मटेरियल की एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं, और ब्रिटिश की तरफ से जो फाइनल गुड्स थे, फिनिश्ड गुड्स से जो ब्रिटेन से आ रहे थे, उनकी इंपोर्ट में भी कोई ड्यूटी नहीं, कोई टैक्स नहीं, ठीक है। इस वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय होती जा रही थी। फिर आगे है मॉडर्न इंडस्ट्री शोड अ ब्लीक एक्सपेंशन. It was by and large restricted to the expansion of railways. It helped expansion of the Indian market for the products. अब जो क्या था, मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उनमें ब्लीक एक्सपेंशन था, नोशनल ग्रोथ थी, ठीक है। और उसमें ये सिर्फ किस वजह से था? ये इस वजह से था कि जो रेलवेज थी ना, जो ब्रिटिशर्स रेलवेज लाए थे उनकी एक्सपेंशन के लिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या मदद मिल रही थी ब्रिटिशर्स को? इंडियन मार्केट बढ़ाने में, अपने प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में बेचने के लिए उन्हें ज़्यादा हेल्प मिल रही थी रेलवेज से, ठीक है। आगे है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री विच इज़ द कोर एलिमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज ऑलमोस्ट नॉन एक्सिस्टेंट, ठीक है। अब उस वक्त इंडिया में क्या था, जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज होती है ना, जो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ का कोर एलिमेंट होती हैं, वो तो इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन से फिनिश गुड्स आते थे, इंडिया में कुछ बनता ही नहीं था, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है while the traditional Indian industry handicrafts were decaying, modern industry remained in an infant stage. This again pointed to the backwardness of the Indian economy with little or no evidence of dynamic change. अब जो ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट, यानी वो डिके होते जा रहे थे, और जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो अभी भी इन्फेंट स्टेज पे थी, यानी न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं ना, उसे इन्फेंट बोलते हैं। एक तरह से वो बस शुरुआत ही थी, तो उसी स्टेज पे थी मॉडर्न इंडस्ट्री भी तब तक। जिस वजह से क्या हो रहा था कि जो मतलब इंडियन इकोनॉमी थी ना,
वो बैकवर्डनेस पे ही थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ना उसमें कोई चेंज हो ही नहीं रहा था, डायनामिक चेंज कोई हो ही नहीं रहा था इंडियन इकोनॉमी में। जो ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री थी वो तो डिके हो गई थी, मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसमें कोई ग्रोथ ही नहीं, ब्लीक था वो, जिस वजह से इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ ही नहीं रही थी, सारा कुछ खत्म होता जा रहा था, इंडियन इकोनॉमी एकदम बैकवर्ड होती जा रही थी और बैकवर्ड की बैकवर्ड ही रही थी उस टाइम पे, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, इससे आगे का जो पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब हम, तो तब तक के लिए बाय।